हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो आपका क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर का होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। यदि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को यदि आप अच्छे प्रकार से एंड तक देखते हैं तो हम आशा करेंगे कि जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लमसम 70 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इन 70 क्वेश्चन के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपका अच्छे प्रकार से है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा अध्याय 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो इनके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर है वो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की है वो विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई गई है, अर्थात इसको जो बनाया गया है वो कौन सा पत्थर था जिससे इसका जो है निर्माण किया गया था? तो हड़प्पाई मोहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता है उसके जो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो कौन कौन से हैं? तो उनके आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार तथा मोहर है वो उनके पुरातात्विक साक्ष्य माने गए हैं। यहाँ पर स्टार लगाकर लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पूछ भी लिया आपको रेगिस्तान में पूछा भी जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को रेगिस्तान दे दिया भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तुएं कौन सी है? तो विशिष्ट पुरावस्तुएं कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा मोहरे, मनके, बाट आ जाएंगे, पत्थर के फलक आ जाएंगे और पकी हुई ईंटें इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया? तो किस आधार पर किया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान के नाम के आधार पर किया गया। यानी हड़प्पा नाम का एक स्थान था, उसी के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता का है वो नामकरण किया गया था। जहाँ पर यह संस्कृति है वो पहली बार है वो खोजी गई थी, यानी पहली बार ये संस्कृति है वो वहाँ पर खोजी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताइए। यानी हड़प्पा सभ्यता का काल है वो कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना गया है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का हड़प्पा सभ्यता का काल है वो माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी में BC का क्या तात्पर्य है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर लिख लीजिएगा, बोर्ड में आने के बहुत चांस है। अंग्रेजी में BC का जो तात्पर्य है वह होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अंग्रेजी में AD का क्या तात्पर्य है? AD का क्या तात्पर्य है? तो इसका होगा एनो डोमिनी, जिसे हम ईस्वी के रूप में लिखते हैं, उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, एनो डोमिनी किस भाषा का शब्द है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांस है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप अच्छे प्रकार से इसके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे ये जो एनो डोमिनी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द माना गया है। एनो डोमिनी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का
उल्लेख कीजिए। यानी हड़प्पा स्थल से जो अनाज के जो दाने मिले हैं ना, उनका हमें उल्लेख करना है। तो उनका जो उल्लेख है वो इस प्रकार है, जानते हैं। हड़प्पा स्थल में गेहूं के जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल है, इनके है वो दाने हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि किसके माध्यम से की जाती थी? यानी कृषि करने का माध्यम क्या था? तो वृषभ यानी बैलों के द्वारा है वो कृषि की जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषताएं बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आने की बहुत संभावना है। इस क्वेश्चन की आप अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। तो हड़प्पाकालीन जो कृषि प्रौद्योगिकी है उसकी जो विशेषता है उसमें फर्स्ट है कि खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। यानी खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? फर्स्ट बैलों का इस्तेमाल है, प्रयोग है वो किया जाता था। हलों का प्रयोग है वो किया जाता था। लकड़ी के हल या मिट्टी के जो प्रारूप है उस पर बनाए हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि आपने बुक में देखा भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हड़प्पा निवासी लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग है वो करते थे, जैसा कि आपकी बुक में चित्र के माध्यम से अंकित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है मिट्टी से बने हल के जो प्रतिरूप है वो कहाँ मिले हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। तो मिट्टी के बने हल के जो प्रतिरूप है वो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी जो हरियाणा के अंतर्गत है वहाँ पर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य है वो कालीबंगा यानी राजस्थान में मिले हैं। आपकी बुक में जो ये नाम है वो इस प्रकार है, कालीबंगन दिया हुआ है। कालीबंगन बुक के अंदर इस प्रकार है, ये कालीबंगन राजस्थान। तो कालीबंगा में है वो इस जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा के अफगानिस्तान में शोरतुगई में है वो नहरों के अवशेष मिले हैं, अर्थात वहाँ पर नहरों के है वो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 है कि धोलावीरा में किसके अवशेष मिले हैं? धोलावीरा में किसके अवशेष मिले हैं? तो जलाशयों के प्रयोग के है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवतल चक्कियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो अवतल चक्कियाँ है वो हड़प्पा सभ्यता में है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवतल चक्कियाँ किससे बनाई जाती थी? यानी अवतल चक्कियाँ वो किस से बनाई जाती थी? तो ये चक्कियाँ अस्तुल कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। यानी इस प्रकार ये कठोर कंकरीले और अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से वो बनाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवतल चक्कियों के तल कैसे होते थे? यानी अवतल चक्कियाँ थी उनके तल कैसे होते थे? तो इनके जो तल है वो उत्तल होते थे, उत्तल इनके तल होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? तो मोहनजोदड़ो नगर है वो दुर्ग और निचला शहर इन दो में विभाजित था। तो दुर्ग क्या था? तो दुर्ग ये छोटा बाग था जो ऊंचाई पर बनाया गया था। कैसा था? ये एक छोटा बाग था जो कि ऊंचाई पर बनाया गया था। और निचला शहर ये एक बड़ा बाग था जो नीचे बनाया गया था। अर्थात दुर्ग में है वो राजा लोग जो होते थे वो रहते थे और निचले शहर में है वो प्रजा रहा करती थी, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि हड़प्पा सभ्यता की नालियों के निर्माण की क्या विशेषताएं थी? दो का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की नालियों के निर्माण की विशेषता थी कि घरों की नालियां एक होदी में खाली होती थी, उसमें खाली होती थी और गंदा पानी
और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। अर्थात इस प्रकार एक जो है नालियां बनाई गई थी घरों के पास और यहाँ पर एक होदी बना दी गई थी। उसमें जो भी कचरा होता था वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था और आगे ये जब नाली चलती थी तो यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता था और पानी होता था वो आगे चला जाता था। और यहाँ पर कचरा इकट्ठा जब ये जो है होदी भर जाती थी तो इससे कचरा निकाल दिया जाता था, यहाँ पर गिरा दिया जाता था और फिर यहाँ से है वो पानी अच्छे प्रकार से है वो चला जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय भी इन नालियों को लेकर। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 के करीब थी। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23। अर्ली ईस्ट सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो इसके जो रचयिता थे वो अर्नेस्ट मेके थे। अर्नेस्ट मेके द्वारा अर्ली ईस्ट सिविलाइजेशन नामक पुस्तक है वो रची गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। तो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो 2 विशेषताएं ये हैं कि आवासीय भवन एक आंगन पर केंद्रित थे। आवासीय भवन है वो एक आंगन पर केंद्रित थे। प्रत्येक घर का ईंटों के परत से बना अपना एक स्नानागार होता था, यानी ईंटों के परत से बना एक स्नानागार होता था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा कि सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था तथा मृतकों के साथ मृदभांड, आभूषण आदि वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि मोहनजोदड़ो का दुर्ग ऊंचाई पर क्यों बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है वो ऊंचाई पर बनाया गया था क्योंकि यहाँ की जो संरचनाएं हैं वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन में कौन सी वस्तुएं मिली थी। तो इसका उत्तर होगा कि एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 थल्ले, जैस्पर नामक एक पत्थर होता है, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन 2 विधियों का प्रयोग किया गया। तो इसका होगा कि सभादानों का अध्ययन किया गया और सेकंड नंबर पर है उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं की खोज की गई। उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं की है वो खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई उपयोगी वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो पुरातत्वविदों द्वारा चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और जावा है वो खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें होगा फयोंस के छोटे पात्र, सोने चांदी तथा बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए आभूषण है वो विलासिता की वस्तुएं मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें होगा चनूदड़ो और लोथल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें होगा मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहरे बनाना तथा बाट बनाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा हड़प्पावासी तांबा तथा सोना कहाँ से मंगाते थे।
तो हड़प्पावासी तांबा है वो खेतड़ी जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है, और ओमान से तथा सोना दक्षिण भारत से है वो मंगाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए जिनमें हड़प्पावासियों के व्यापारिक संबंध थे, जिनसे है वो हड़प्पावासियों के व्यापारिक संबंध थे। तो हड़प्पावासियों के ओमान तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध है वो थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, शंख से वस्त्र बनाने के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से वस्त्र बनाने के दो प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जिन वस्तुओं को ढूंढते हैं उनमें से किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। उनमें से है वो होगा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया। तो हड़प्पा की खुदाई का जो कार्य है वो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी के नेतृत्व में है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया। तो 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शिल्प कार्य प्रचलित थे, कोई दो लिखिए। तो यहाँ पर होगा मन के बनाना और शंख की कटाई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पाई सभ्यता में महंगी तथा दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः किन स्थानों पर मिली है। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में है वो मिली है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनकों में छेद करने के उपकरण किन स्थानों से मिले हैं। तो चनूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से है वो प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नागेश्वर तथा बालाकोट कहाँ स्थित है। तो नागेश्वर तथा बालाकोट है वो समुद्र तट के है वो समीप स्थित है, क्योंकि यहाँ पर शंख प्राप्त हुए हैं तो शंख समुद्र के निकट है वो प्राप्त होते हैं, तो समुद्र तट के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पाई सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए किन कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें होगा मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का तथा धातु का है वो प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग है वो किया जाता था। तो मनकों के निर्माण में कार्निलियन का पत्थर था, जेस्पर का पत्थर था, स्फटिक का पत्थर था, क्वार्ट्ज का पत्थर था तथा सेलखड़ी तथा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं का प्रयोग भी है वो किया जाता था। चनूदड़ो क्यों प्रसिद्ध था। तो चनूदड़ो है वो मनकों के निर्माण के लिए है वो प्रसिद्ध था। यहाँ बड़ी मात्रा में मनके बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा निवासी लाजवर्दमणि सेलखड़ी कहाँ से मंगाते थे। तो हड़प्पावासी लाजवर्दमणि अफगानिस्तान में सोरतुगई से और सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से है वो मंगवाते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि नागेश्वर तथा बालाकोट क्यों प्रसिद्ध थे। तो नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको जो क्लास 12th है उसका संपूर्ण सिलेबस है वो कराने वाले हैं। और हम जानते हैं कि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, काफ़ी स्टूडेंट है वो हट चुके होंगे, लेकिन जो जुड़े हैं वो आज कुछ पा जाएंगे। हम आपको वादा करते हैं आपके एग्ज़ाम में 99% आ जाएंगे यदि आप अच्छे प्रकार से हमारे रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे। 90 प्लस नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे यदि रेगुलर आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पाई मृतबान किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पाई मृतबान ओमान से मिला है।
तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में अवमान के लिए प्रयुक्त नाम क्या था? तो मगान है वो प्रयुक्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 52 है, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग किसके लिए होता था? तो मोहरों और मुद्रांकनों का जो प्रयोग है वो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबे अभिलेख में है वो 26 चिन्ह मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कुल कितनी है? तो लगभग 375 से 400 के बीच है वो मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हड़प्पाई लिपि को लिखने का तरीका क्या था? तो ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिस प्रकार उर्दू जो भाषा है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, उसी प्रकार ये लिपि भी लिखी जाती थी। हमारी जो देवनागरी लिपि है और जो अंग्रेजी और हिंदी है वो हमारी है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाटों को कौन से पत्थर से बनाया जाता था? तो चरट नामक एक पत्थर था, उससे बाटों को बनाया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 57 कि हड़प्पाई सभ्यता में बाटों के मानदंडों का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पाई सभ्यता में बाटों के निचले मानदंड है वो द्वीप आधारी 1, 2, 4, 8, 16 और 32 आदि थे, जबकि ऊपरी मानदंड है वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण है वो करते थे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में किसे प्रासाद की संज्ञा दी है? तो एक विशाल भवन था, उसको प्रासाद की संज्ञा दी है, यानी राजा के रहने का जो स्थान था उसी कहा गया प्रासाद। क्वेश्चन नंबर 59 है, हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में पुरातत्वविदों के मतों का है वो उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में है वो पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं था, यानी हड़प्पाई समाज में शासक नहीं था। कुछ पुरातत्वविदों का ये कहना है और कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के शासक, और कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि हड़प्पा एक ही राज्य था, एक ही राज्य का शासन था। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति है जिस संस्कृति में पुरावस्तुएं तथा बस्तियां एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती है, उसे उत्तर हड़प्पा कहा जाता है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है वो भारत का सबसे आरंभिक ग्रंथ है वो माना गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋग्वेद है वो कब संकलित किया गया था? तो ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है वो संकलित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो एंड द इंड सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की और कब की? तो इसका जो उत्तर होगा वह इस प्रकार होगा कि 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कनिंघम ने आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए किन स्रोतों का है वो उपयोग किया था? तो कनिंघम ने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृतांतों का है वो प्रयोग है वो किया था पहचान के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक है वो कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हीलर कौन थे? तो व्हीलर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वे 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल है वो बने थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और 1924 में उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा है वो की थी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता थे द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी
इसके रचयिता थे S.N. राव। तो ये थे 69 क्वेश्चन जो कि अच्छे प्रकार से छांट करके बुक में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए हैं। इस प्रकार का जो वीडियो है वो हम ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। अदरवाइज इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये हम आपको लिख करके भी दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो है वो बनाने में मेहनत लगती है, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं और इस प्रकार की तैयारी है वो आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत हो जाती है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन वो लेकर आते जाते हैं। यदि ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के जो हमने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, ये पूरा पाठ का तोड़ है। यदि ये आपकी पूरी याद है ना, तो आपको पूरा जो चैप्टर है ना उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें से है वो आपकी 4 से 5 जो प्रश्न आते हैं ना इस लेसन में से ऑब्जेक्टिव, वो इनमें इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। जो मैंने ये 69 क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं ना इस वीडियो में, इन्हीं में से आएंगे। और आप मुझे जब परीक्षा देकर के आओगे ना, तो आप मुझे कमेंट करोगे कि जी हाँ, इन्हीं में से ये क्वेश्चन है वो आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि वीडियो को शेयर करते हो ना, तभी तो अन्य लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारे यूट्यूब चैनल है उनकी भी कम्युनिटी है वो बढ़ेगी, तो हमें भी इसका जो है फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अब रेगुलर वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।